मिडिल ईस्ट के सेंटर में दो ताकतवर देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ईरान और इजराइल एक ऐसी लड़ाई में फंसे हुए हैं जो पूरे रीजन को शेप दे रही है और दुनिया का ध्यान खींच रही है। ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं है, ये हिस्ट्री, रिलीजन, इकोनॉमिक्स और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ा टाइटन्स का क्लैश है। उनकी एनिमी से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में लहरें उठती हैं, इंटरनेशनल अलायंस टेस्ट होते हैं और लगातार एक बड़ी जंग में चेंजने का खतरा बना रहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना मॉडर्न मिडिल ईस्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नतीजा आने वाली जनरेशन के लिए पावर के बैलेंस को फिर से डिफाइन कर सकता है। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं, सिर्फ ईरान और इजराइल के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसका मॉडर्न फॉर्म पिछले कुछ दशकों की देन है। जो एक शांत पार्टनरशिप के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक कड़वी और खतरनाक एनिमी में बदल गया है। आज जून 2025 तक वे सीधी खुली जंग के कगार पर खड़े हैं, प्रॉक्सी और छिपकर लड़ने के सालों को पीछे छोड़कर। उनका कॉन्फ्रंटेशन एक कॉम्प्लेक्स चेस मैच है जो कई डोमेन में गेमिया जा रहा है। ये जासूसों और स्पेशल फोर्सेस के साथ लड़ा जाता है, साइबर अटैक के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैग्नेटेड कर सकते हैं, और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ। हर देश मानता है कि उसका एग्जिस्टेंस दूसरे से खतरे में है, जिससे समझौता करना लगभग नामुमकिन और कॉन्फ्रंटेशन लगभग तय लगता है। ये एनिमी दो बहुत अलग नेशनल आइडेंटिटी की कहानी भी है। इजराइल एक छोटा, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड डेमोक्रेसी है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और उसके पास एक शक्तिशाली मॉडर्न मिलिट्री है। यह खुद को एक अस्थिर पड़ोसी के फॉर्म में स्थिरता का गढ़ मानता है, जो लगातार एग्जिस्टेंस के खतरों के खिलाफ सतर्क रहता है। दूसरी ओर ईरान एक बड़ा इस्लामिक रिपब्लिक है जो एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी से गाइड होता है और रीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का विरोध करता है। ये एक बड़ी मिलिट्री और संबद्ध आतंकवादी समूहों के नेटवर्क को लिसांड करता है, जिसे वह एक्सिस ऑन ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, अपनी शक्ति को प्रोजेक्ट करने और अपने ऑपोजिशनियों को चुनौती देने के लिए। जैसे जैसे हम उनकी हिस्ट्री, इकोनॉमी और मिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों देश इस क्रिटिकल पॉइंट तक कैसे पहुंचे। हम उन अहम मोमेंटों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें दुश्मन बना दिया, उनके बिल्कुल अलग इकोनॉमिक मॉडल की तुलना करेंगे और उनकी यूनिक मिलिट्री स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजीज का एनालिसिस करेंगे। ईरान और इजराइल की कहानी सिर्फ उनके पुराने मतभेदों के बारे में नहीं है, ये उनकी मौजूदा कैपेबिलिटीज और उनके फ्यूचर इंटेंशन के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है जो रियल टाइम में सामने आ रही है, जिसमें 2024 और 2025 की हाल की घटनाओं ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सीधे कॉन्फ्रंटेशन के करीब धकेल दिया है, जिससे इन दो क्षेत्रीय शक्तियों को समझने के लिए ये एक अहम पल बन गया है। आज ये इमेजिन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट वे शांत पार्टनर थे। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के रूल में ईरान एक प्रो वेस्टर्न मोनार्की और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी स्ट्रेटेजी का एक मेन पिलर था। इस एरा में ईरान और इजराइल के कॉमन दुश्मन थे, खास तौर से गमाल अब्देल नासिर के अंडर इजिप्ट जैसे पावरफुल अरब नेशनलिस्ट स्टेट्स। उन्होंने मिलिट्री और इंटेलिजेंस मैटर्स पर सीक्रेट कू ऑपरेशन किया। इजराइल ने ईरान को एग्रीकल्चरल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी, जबकि ईरान ने इजराइल को अपने तेल का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सप्लाई किया। यह प्रैक्टिकल रिलेशन शेयर किए गए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स पर बेस्ड था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होने का एक क्लासिक केस। 1979 की ईरानी क्रांति के साथ सब कुछ बदल गया। शाह को हटा दिया गया और अय्यातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी पावर में आए, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना की। यह सिर्फ सरकार का चेंज डाउन नहीं था, यह ईरान की आइडेंटिटी और दुनिया में उसकी भूमिका का एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। नया शासन एक ऐसी आइडियोलॉजी पर बना था जो बहुत एंटी वेस्टर्न और खास तौर से एंटी अमेरिकन थी। इजराइल रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे करीबी सहयोगी के तौर पर लिटिल सैटर्न का नाम दिया गया, जबकि यूएस ग्रेट सैटर्न था। नए ईरानी लीडरशिप ने इजराइल के एग्जिस्टेंस के अधिकार को रिजेक्ट कर दिया। इसे मुस्लिम देशों के एक अवैध कब्जा करने वाले और पश्चिमी साम्राज्यवाद के एक टूल के फॉर्म में देखा। इस आइडियोलॉजिकल चेंज डाव ने दोनों देशों के बीच के सभी टाइज को तुरंत खत्म कर दिया। ईरानी सरकार ने इजराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दी और ऑफिशियली स्टेट को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। इससे भी ज्यादा, ईरान ने फिलिस्तीनी कॉज को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पार्ट बना लिया। एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करना उसके रिवॉल्यूशनरी मिशन का एक मेन पार्ट बन गया। यह एक बहुत बड़ा चेंज डाव था। रिलेशन कुछ ही महीनों में शांत कून ऑपरेशन से खुले आइडियोलॉजी ड्रिवन एनिमी में बदल गया।
ईरान के नए लीडर्स के लिए इजराइल का विरोध करना सिर्फ एक पॉलिसी चॉइस नहीं थी, यह एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य था जो इस्लामिक दुनिया पर उनके लीडरशिप के क्लेम के लिए जरूरी था। इस हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट ने बाद के दशकों के कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार किया। उनकी राइवलरी की फाउंडेशन कोई बॉर्डर डिस्प्यूट या किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए कंपटीशन नहीं है, यह वर्ल्ड व्यूज का एक फंडामेंटल क्लैश है। इजराइल ईरान की रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को इजराइल के विनाश की उसकी कॉल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की उसकी लॉसेस के साथ एक अस्तित्वगत खतरा मानता है। ईरान इजराइल को एक आक्रामक, अवैध स्टेट मानता है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। 1979 में बनी यह आइडियोलॉजिकल खाई समय के साथ और गहरी होती गई है, जिससे किसी भी तरह की सुलह लगभग नामुमकिन हो गई है और यह इंश्योर हो गया है कि उनकी कंपटीशन हर साल और इंटेंस और खतरनाक होती जाएगी। 1979 की क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच एनिमी तुरंत खुले युद्ध में नहीं चेंज दी, इसके बजाय ये एक लंबी और जटिल छाया युद्ध में बदल गई। ये एक ऐसा संघर्ष था जो अप्रत्यक्ष फॉर्म से लड़ा गया, जिसमें गुप्त ऑपरेशंस, प्रॉक्सी और नकारे जा सकने वाले हमलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में सहयोगी मिलिशिया का एक नेटवर्क बनाकर अपना अभियान शुरू किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसकी स्थापना ईरान की मदद से 1980 के दशक में हुई थी। ईरान ने हिजबुल्लाह को फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार दिए, जिससे वह इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक शक्ति बन गया। इस रणनीति ने ईरान को अपनी सेना के साथ सीधे कॉन्फ्रंटेशन का जोखिम उठाए बिना इजराइल को चुनौती देने की अनुमति दी। इजराइल ने भी चेंज डे में ईरान के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने तरीके विकसित किए। इसने अपनी विश्व स्तरीय खुफिया एजेंसियों जैसे मोसाद पर भरोसा किया ताकि ईरान के अंदर और पूरे क्षेत्र में गुप्त ऑपरेशंस चलाए जा सकें। इन ऑपरेशंस में कथित तौर पर शामिल थे मीडिया ग्रुप, crime scene of a car explosion in Tehran, Iranian scientists' funeral processions at its stock at distribute _ प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, स्टक्सनेट वायरस जैसे साइबर हमलों से सुविधाओं को तोड़ना, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को नुकसान रिचाया, और सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना। कई सालों तक इजराइल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए ताकि ईरान को वहां स्थायी सैन्य फुटहोल्ड स्थापित करने से रोका जा सके और हिजबुल्लाह को उन्नत हथियारों के हस्तांतरण को रोका जा सके। यह छाया युद्ध बिल्ली और चूहे का एक घातक खेल था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को लेस जोर करने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी पूर्ण युद्ध को छेड़े। इस संघर्ष में कई महत्वपूर्ण वृद्धि के क्षण देखे गए हैं। 2006 का इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध ने ईरान के सबसे सक्षम प्रॉक्सी की शक्ति का प्रदर्शन डन। हाल ही में सीरियाई गृहयुद्ध ने एक नया युद्ध क्षेत्र प्रदान किया, जहां ईरानी और इजरायली हित सीधे टकराए। ईरान ने असद शासन का समर्थन करने के लिए सेना भेजी, जबकि इजराइल ने वहां ईरान की सैन्य उपस्थिति को कम करने के लिए काम डन। छाया युद्ध समुद्रों तक भी फैल गया, जिसमें ईरानी और इजरायली लिंक्ड मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने वाले रहस्यमय विस्फोट हुए। अप्रत्यक्ष संघर्ष की इस लंबी अवधि ने दोनों पक्षों को अपनी स्ट्रैटेजियों को परिष्कृत करने की अनुमति दी। ईरान ने असम्मित युद्ध और प्रॉक्सी के अपने उपयोग को पूर्ण किया, जबकि इजराइल ने अपनी तकनीकी और खुफिया श्रेष्ठता को तेज डाला। हालांकि इस संघर्ष की प्रकृति 21वीं सदी में नाटकीय फॉर्म से चेंजनी शुरू हो गई। छाया युद्ध और सीधे युद्ध के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर अपना पहला सीधा सैन्य हमला किया, जिसमें दमिश्क में अपने दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि अधिकांश प्रक्षेप्य को रोक दिया गया था, इसने एक ऐतिहासिक चेंज डाव को चिह्नित किया। जून 2025 से नवीनतम खुफिया जानकारी बताती है कि दोनों राष्ट्र अब सीधे राज्य पर राज्य सैन्य हमलों की प्रिपेयर्डी कर रहे हैं। लंबा और खूनी छाया युद्ध अब खत्म होता दिख रहा है, जिसकी जगह क्षेत्र की दो सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के बीच एक सीधा और डिस्ट्रक्शनकारी कॉन्फ्रंटेशन का भयावह खतरा है। इजराइल और ईरान के इकोनॉमिक सिस्टम्स वैसे ही अलग हैं जैसे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वे मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट के दो अपोजिंग मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इजराइल एक बहुत ही एडवांस्ड, डाइवर्सिफाइड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का दावा करता है। लगभग $525 बिलियन के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ यह इनोवेशन का पावर हाउस है।
इसे अक्सर सिलिकॉन वॉडी कहा जाता है, जो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली को एक सम्मान है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी सहित हाईटेक इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडर है। यह इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक बहुत एजुकेटेड वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग रिसर्च यूनिवर्सिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क लेने को एनकरेज करने वाले कल्चर पर बनी है। इसके बिल्कुल उलट ईरान की इकोनॉमी ज्यादातर स्टेट कंट्रोल्ड है और उसके विशाल तेल और नेचुरल गैस रिजर्व्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसका जीडीपी लगभग $400 बिलियन होने का अनुमान है, लेकिन यह आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। कई दशकों से ईरान की इकोनॉमी गंभीर इंटरनेशनल सैंक्शंस से लेस जोर हो गई है, जिनकी लीडरशिप मुख्य फॉर्म से यूनाइटेड स्टेट्स ने की है। ये सैंक्शंस ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए उसके सपोर्ट को लेकर प्रेशर डालने के लिए लगाए गए हुए। उन्होंने ईरान को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काट दिया है, तेल बेचने की उसकी एबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डरा दिया है। इस इकोनॉमिक आइसोलेशन से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनमें हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और एक ऐसी करेंसी शामिल है जिसने अपनी वैल्यू का बड़ा हिस्सा खो दिया है। इजराइल की इकोनॉमिक सक्सेस उसके स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, स्पेशल कर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के साथ। ये पार्टनरशिप्स बड़े मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन तक एक्सेस प्रोवाइड करती है। उसकी करेंसी, शेकेल की स्टेबिलिटी और उसकी रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन रेट इसे बिजनेस के लिए एक अट्रैक्टिव जगह बनाती है। इजरायली इकोनॉमी रेजिलिएंट है, जो रीजनल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करने में कैपेबल है, आंशिक फॉर्म से इसलिए क्योंकि उसके सबसे वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी है, जो फिजिकल गुड्स के ट्रेड की तुलना में फिजिकल डिसरप्शन के लिए कम वल्नरेबल है। उसकी इकोनॉमिक पावर उसे दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिटरीज में से एक को फंड करने के लिए रिसोर्सेज देती है। ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक आइसोलेशन का सामना करने की कोशिश की है, जिसे वह रेजिस्टेंस इकोनॉमी कहती है। यह स्ट्रैटेजी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने और सैंक्शंस से बचने के तरीके लॉस्ट पर फोकस करती है। अक्सर चाइना जैसे देशों को अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू टेल सेलिंग, हालांकि यह केवल आंशिक फॉर्म से ही सफल रहा है। जबकि देश किसी तरह सर्वाइव करने में कामयाब रहा है, उसकी इकोनॉमी स्टैग्नेटेड हो गई है। पॉपुलेशन को रोजमर्रा की इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होते हैं। यह इकोनॉमिक वीकनेस ईरानी रेजीम के लिए एक बड़ा वल्नरेबिलिटी है, जो पावर प्रोजेक्ट करने की उसकी एबिलिटी को लिमिट करती है और इंटरनल इंस्टेबिलिटी पैदा करती है, जिसे उसके लीडर्स को लगातार मैनेज करना पड़ता है। इजराइल और ईरान की इकोनॉमिक पिक्चर्स बहुत अलग हैं, लेकिन करीब से देखने पर दोनों तरफ कुछ खास ताकतें और लेसजोरियां दिखती हैं। इजराइल की इकोनॉमिक रेजिलियंस सच कहूं तो लेसाल की है। लगातार लड़ाई में होने के बावजूद इसने एक बढ़ती हुई मॉडर्न इकोनॉमी बनाने में मैनेजडी हासिल की है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका ह्यूमन कैपिटल है। दुनिया में प्रति व्यक्ति इंजीनियर्स और पीएचडी की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इस देश में है। ये ब्रेन पावर हाईटेक सेक्टर को बढ़ावा देती है, जो इकोनॉमी का इंजन है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पर इस फोकस का मतलब है कि इजराइल की इकोनॉमी को रीजनल टर्बुलेंस से आसानी से नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को डिजिटली डेवलप और एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे शिपिंग या बॉर्डर्स पर फिजिकल खतरों से बचा जा सकता है। हालांकि इजराइल में इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज भी हैं। इसकी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिससे यह बड़े इंटरनेशनल डाउनटर्न या बॉयकॉट के लिए सेंसिटिव है। गाजा में लंबी लड़ाई और 2024 और 2025 में ईरान के साथ बढ़े हुए तनाव की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सरकार को डिफेंस पर अरबों खर्च करने पड़े हैं, लाल ऑस्टन रिजर्विस्ट को उनकी सिविलियन जॉब्स से बुलाना पड़ा है और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर इकोनॉमिक इंपैक्ट को मैनेज करना पड़ा है। ईरान के साथ पूरी तरह से युद्ध होने पर इसके रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे उस स्टेबिलिटी में रुकावट आ सकती है जिसने इसके हाईटेक सेक्टर को फलने फूलने दिया है। एक लंबे मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखना इजराइल की मुख्य इकोनॉमिक चुनौती है। दूसरी ओर ईरान की इकोनॉमी ने जरूरत के चलते रेजिलियंस का एक अनोखा फॉर्म डेवलप किया है। दशकों तक सैंक्शंस के तहत रहने के कारण इसे कुछ सेक्टर्स में ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ा है। इसने कंज्यूमर गुड्स के लिए एक सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप किया है और सबसे जरूरी अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए भी। ईरान अपने खुद के ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हथियार बनाता है, जिससे वह अपनी डिफेंस नीड्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर कम डिपेंडेंट रहता है।
इसके अलावा चीन और रूस के साथ इसके गहरे इकोनॉमिक टाइज एक लाइफलाइन प्रोवाइड करते हैं, जो इसके तेल के लिए मार्केट्स और कुछ टेक्नोलॉजीज के लिए सोर्स ऑफर करते हैं, जिससे इसे वेस्टर्न प्रेशर का सामना करने और अपनी रीजनल एक्टिविटीज को फंड करने में मदद मिलती है। फिर भी ईरान की वल्नरेबिलिटीज गहरी और सिस्टेमिक है। इकोनॉमी की तेल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंस इसे ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में उतार चढ़ाव और सैंक्शंस के एनफोर्समेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। तेल से होने वाली इनकम गवर्नमेंट, उसके सोशल प्रोग्राम्स और उसके मिलिट्री और प्रॉक्सी नेटवर्क को फंड करने के लिए जरूरी है। जब सैंक्शंस सख्त होते हैं तो यह इनकम स्ट्रीम सूख जाती है, जिससे भारी बजट डेफिसिट पैदा होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला इकोनॉमिक दर्द, जिसमें 30% से ज्यादा की बढ़ती इन्फ्लेशन शामिल है, सीधे आम ईरानियों के डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इससे इंटरनल अनरेस्ट का लगातार खतरा बना रहता है, जिसे शासन अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा खतरा मानता है, शायद किसी भी बाहरी मिलिट्री खतरे जितना ही। जब हम ईरान और इजराइल की सेनाओं की तुलना करते हैं तो एक साफ अंतर दिखता है। ईरान की ताकत, आपको पता है, उसकी बड़ी संख्या और स्ट्रैटेजिक डेप्थ में है, जबकि इजराइल की ताकत असल में उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और शानदार ट्रेनिंग में है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें लगभग 6,10,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं, जो उसकी रेगुलर आर्मी, आर्टेश और ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के बीच बंटे हुए हैं। और जब आप इसमें उसके 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस को जोड़ते हैं तो ईरान लगभग 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर सकता है। यह भारी संख्या ईरान को हमलों को सहने और एक लंबा संघर्ष जारी रखने की क्षमता देती है, और वह अपने विशाल क्षेत्र को एक डिफेंसिव फायदे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इजराइल की सेना, इजराइल डिफेंस फोर्सेस या IDF, संख्या में बहुत छोटी है। इसमें लगभग 1,70,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं, लेकिन इसकी ताकत इसकी बेहद कुशल रिजर्व सिस्टम में है। यह तेजी से 4,65,000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर सकता है, जिससे उसकी कुल संभावित सेना 6 लाख से ज्यादा हो जाती है। लेकिन इजराइल का मुख्य सैन्य सिद्धांत संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय यह किसी भी संभावित दुश्मन पर निर्णायक तकनीकी और गुणात्मक बढ़त हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब है दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों, बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने और अपने सैनिकों, पायलटों और नाविकों के लिए कड़ी ट्रेनिंग में भारी निवेश करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। यह अंतर उनकी एयरफोर्सों में सबसे ज्यादा दिखता है। इजरायली वायुसेना को दुनिया की सबसे सक्षम एयरफोर्सों में से एक माना जाता है। यह अमेरिकी निर्मित अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का बेड़ा संचालित करती है, जिसमें F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर, F-15I राम और F-साइसूफा शामिल है। ये विमान इजराइल को पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने और अविश्वसनीय सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने की क्षमता देते हैं, यहां तक कि दुश्मन के इलाके के अंदर गहरे लक्ष्यों को भी। इसके उलट ईरानी वायुसेना ज्यादातर 1979 से पहले के पुराने एयरक्राफ्टों से बनी है, जिसमें अमेरिकी F-4 और F-14 जेट्स, साथ ही कुछ पुराने रूसी और चीनी मॉडल शामिल हैं। ये पारंपरिक हवाई युद्ध में इजराइल से मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी लेस जोर वायुसेना की भरपाई के लिए ईरान ने दूसरे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। इसने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का एक विशाल और परिष्कृत शस्त्रागार तैयार किया है। ये मिसाइलें, जैसे कि खोरमशार 4, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इजराइल में किसी भी लक्ष्य तक रीचने में सक्षम है। ईरान की रणनीति इन मिसाइलों का इस्तेमाल सैचुरेशन हमलों में करना है, जिससे भारी मात्रा के जरिए दुश्मन की हवाई सुरक्षा को पछाड़ दिया जाए। मिसाइलों पर यह ध्यान अपने ड्रोन प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ उसकी असिमेट्रिक सैन्य रणनीति का मुख्य हिस्सा है, जिसे इजराइल की पारंपरिक ताकत को दरकिनार करने और एक साथ कई दिशाओं से उसकी लेसजोरियों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान जानता है कि वह इजराइल को एक पारंपरिक आमने सामने के युद्ध में नहीं हरा सकता। उसके टैंक, जहाज और हवाई जहाज ज्यादातर पुराने हो चुके हैं, इसलिए उसने असम्मित युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली है। एक ऐसी रणनीति जो सीधे ताकत पर ताकत वाले कॉन्फ्रंटेशन से बचती है और इसके बजाय दुश्मन की लेस जोरियों का फायदा उठाती है। इस रणनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ ईरान का क्षेत्रीय प्रॉक्सी और भागीदारों का नेटवर्क है, जिसे प्रतिरोध का ध्रुव कहा जाता है। इस नेटवर्क में लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे शक्तिशाली समूह शामिल हैं, गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद,
यमन में हूती और इराक और सीरिया में विभिन्न मिलिशिया। ये समूह ईरान की अग्रिम रक्षा के फॉर्म में कार्य करते हैं, जिससे उसे अपने क्षेत्र को सीधे शामिल किए बिना कई मोर्चों से इजराइल को धमकी देने की अनुमति मिलती है। यह प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान को स्ट्रैटेजिक गहराई और विश्वसनीय अस्वीकृति देता है। जब हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागता है या हूती लाल सागर में जहाजों पर हमला करते हैं, तो यह इजराइल और उसके सहयोगियों पर प्रेशर डालता है, लेकिन ईरान अक्सर सीधे आरोप से बच सकता है। ये समूह केवल कठपुतलियां नहीं हैं, उनके अपने स्थानीय एजेंडे हैं, लेकिन ईरान के साथ उनका गठबंधन साझा एनिमियों और धन के फॉर्म में ईरानी समर्थन पर बेसिसित है, हथियार और प्रशिक्षण। इन प्रॉक्सी के माध्यम से ईरान ने प्रभावी फॉर्म से इजराइल को शत्रुतापूर्ण ताकतों से घेर लिया है, जिससे आग का एक घेरा बन गया है, जिसे इजरायली संसाधनों को विचलित करने और निकालने के लिए सक्रिय किया जा सकता है, स्पेशल कर एक व्यापक संघर्ष के दौरान। ईरान की असम्मित रणनीति का दूसरा स्तंभ उसकी जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन शस्त्रागार है। एक आधुनिक वायुसेना की लैसी के कारण ईरान ने अपने संसाधनों को मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक विशाल श्रृंखला विकसित करने में लगाया है। इसने हजारों ड्रोन का उत्पादन किया है, छोटे एक्सप्लोजन्स आत्मघाती ड्रोन जैसे शाहिद 136 से लेकर बड़े निगरानी और हमले वाले मॉडल तक। ये उत्पादन में सस्ते हैं, हवाई सुरक्षा को अभिभूत करने के लिए बड़े झुंडों में लॉन्च किए जा सकते हैं और यूक्रेन और पूरे मध्य पूर्व में कॉन्फ्लिक्टों में युद्ध परीक्षण किए गए हैं। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम उसे सीधे इजराइल पर हमला करने की क्षमता देता है, सैकड़ों मील दूर से अपने शहरों और स्ट्रैटेजिक स्थलों को जोखिम में डालना। ईरान का सैन्य सिद्धांत इन संपत्तियों का एक समन्वित बहुमोर्चा हमले में उपयोग करने की कल्पना करता है। भविष्य के युद्ध में यह संभवतः लेबनान, सीरिया और यमन में अपने प्रॉक्सी को रॉकेट और ड्रोन लॉन्च करने का आदेश देगा, जबकि साथ ही अपनी जमीन से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा। लक्ष्य इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों को संतृप्त करना होगा, जिससे इजराइल के अंदर ही घबराहट और क्षति होगी। यह रणनीति अप्रैल 2024 के हमले में प्रदर्शित की गई थी, जिसने इस अवधारणा के बड़े पैमाने पर परीक्षण के फॉर्म में कार्य डॉन। हालांकि ज्यादातर असफल रहा, इसने एक जटिल बहुडोमेन हमले को ऑर्केस्ट्रेट करने की ईरान की इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन किया, अपनी तकनीकी हीनता को संख्या और समन्वय के माध्यम से एक स्ट्रैटेजिक लाभ में बदल दिया। इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कई मायनों में ईरान की ठीक उल्टी है। जहां ईरान अपने बड़े फोर्स और प्रॉक्सीज पर निर्भर करता है, वहीं इजराइल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्रीएम्प्टिव एक्शन के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इजरायली डिफेंस की रीढ़ उसका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया में सबसे एडवांस्ड माना जा सकता है। यह सिस्टम ईरान से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे निचले लेवल पर आयरन डोम है, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोर्टार्स को रोकने के लिए फेमस है। उसके ऊपर डेविड्स स्लिंग है, जो मीडियम रेंज मिसाइलों को टारगेट करता है, और टॉप पर एरो 2 और एरो 3 सिस्टम्स हैं, जिन्हें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, यहां तक कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर भी। यह लेयर्ड डिफेंस इजरायली एलिटरी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत ढाल प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंस सच में इजराइल की सबसे तेज तलवार है। इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां फॉरेन ऑपरेशंस के लिए मोसाद, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए शिन बेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए अमन अपनी पहुंच और इफेक्टिवनेस के लिए लेजेंडरी हैं। इजराइल ह्यूमन स्पाइज, सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड सिग्नल्स और साइबर इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जैसे कि एलीट यूनिट 8200 द्वारा इकट्ठा की गई ईरान और उसके प्रॉक्सीज पर लगातार निगरानी रखने के लिए। यह इंटेलिजेंस हमलों की अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करती है, एनिमी लीडर्स और वेपन शिपमेंट्स को प्रिसाइजली टारगेट करने की परमिशन देती है और इजराइल के कोवर्ट ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। यह इंफॉर्मेशन एडवांटेज इजराइल को प्रिसीजन के साथ एक्ट करने की परमिशन देता है, प्रमुख टारगेट्स पर स्ट्राइक करते हुए कोलैटरल डैमेज को कम करता है और जब पॉसिबल हो तो बड़े एस्केलेशन से बचता है। डिफेंसिव टेक्नोलॉजी और सुपीरियर इंटेलिजेंस का यह कॉम्बिनेशन इजराइल की प्रोएक्टिव और अक्सर प्रीएम्प्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन को इनेबल करता है। बेगिन डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाने वाली इजराइल की पुरानी पॉलिसी किसी भी हॉस्टाइल रीजनल पावर को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकना है। इसने इसे पास्ट में प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि 1981 में
इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी करना और 2007 में सीरियन रिएक्टर पर। जून 2025 में चल रहा करंट क्राइसिस, इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की प्रिपेयर्डी की रिपोर्ट्स के साथ इस डॉक्ट्रिन का एक मॉडर्न एप्लीकेशन है। इजराइल क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर पहले स्ट्राइक करना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह एक पोटेंशियली डिवास्टेटिंग अटैक को झेलने का इंतजार करे। फाइनली, इजराइल एक ऐसी कैपेबिलिटी मेंटेन करता है जो ईरान के पास नहीं है, एक वाइडली अज्यूम्ड लेकिन ऑनऑफिशियली एंड कंफर्म्ड न्यूक्लियर आर्सेनल। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिन्हें लॉन्ग रेंज जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलों, फाइटर जेट्स और सबमरीन द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। यह अल्टीमेट डिटेरेंट प्रोवाइड करता है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की गारंटी, जो किसी भी एक्सिस्टेंशियल थ्रेट के स्टेक को एक इनक्रेडिबल लेवल तक बढ़ा देती है। यह न्यूक्लियर एम्बिग्विटी, अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजिकल एज, अपने इम्पेनेट्रेबल इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्रीएम्प्टिवली एक्ट करने की इसकी विलिंगनेस के साथ एक हॉस्टाइल रीजन में इजराइल के सर्वाइवल और डोमिनेंस की स्ट्रेटेजी का कोर बनाती है। ईरान और इजराइल के बीच राइवलरी, ऑनेस्टली, फंडामेंटली अपोजिंग फोर्सेस का कॉन्फ्रंटेशन है। ईरान एक बड़ा इस्लामिक रिपब्लिक जो एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से चलता है, अपनी बड़ी एलेटरी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और प्रॉक्सी, ड्रोन और मिसाइल के एसिमेट्रिक आर्सेनल का इस्तेमाल करता है। इसकी इकोनॉमी सैंक्शन से लेसजोर हुई है, लेकिन इसने एक मजबूत रेजिलियंस डेवलप की है। इसका लक्ष्य रीजनल ऑर्डर को मोमेंटना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना और इजराइल के एग्जिस्टेंस को चुनौती देना है। इजराइल एक छोटा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डेमोक्रेसी, एक बेहतर हाई टेक मिलिट्री, वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस और एक डायनामिक इनोवेटिव इकोनॉमी जो वेस्ट से गहराई से जुड़ी है, के साथ मुकाबला करता है। इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस और प्रीएम्प्टिव एक्शन के जरिए अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखना है। यह कॉन्फ्लिक्ट नाटकीय फॉर्म से विकसित हुआ है। यह 1979 में ईरान के वेस्ट से आइडियोलॉजिकल अलगाव के साथ शुरू हुआ, कोवर्ट ऑपरेशंस और प्रॉक्सीज के जरिए दशकों तक चले शैडो वॉर में चेंज आया और अब मिड 2025 तक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के एक खतरनाक नए फेज में आ गया है। 2024 के डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन एक्सचेंजेस और जून 2025 के हाइटेंड अलर्ट से पता चलता है कि दोनों पक्ष पिछली रेड लाइंस को पार करने को तैयार हैं। शैडो वॉर का पर्दा उठ गया है, जिससे एक डायरेक्ट स्टेट ऑन स्टेट राइवलरी सामने आई है, जिसमें मिसकैलकुलेशन का बहुत बड़ा जोखिम है, जिससे एक डिस्ट्रक्शनकारी रीजनल वॉर भड़क सकता है, जो ग्लोबल पावर्स को इसमें खींच लेगा और वर्ल्ड इकोनॉमी को तबाह कर देगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स, स्पेशल कर यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी गारंटी और एडवांस्ड मिलिट्री एड देता है, लेकिन यह अक्सर एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस के फॉर्म में भी काम करता है। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए डी एस्केलेशन का आग्रह करता है, जिससे क्षेत्र में उसकी अपनी सेनाओं और हितों को खतरा होगा। इस बीच ईरान ने रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बना रहा है जो उसे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कवर देता है, जिससे क्राइसिस को हल करने के किसी भी इंटरनेशनल एफर्ट को और जटिल बना दिया गया है। दुनिया एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, यह इस हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। आगे देखें तो आगे का रास्ता खतरों से भरा है। एक फुल स्केल वॉर दोनों देशों और दुनिया के लिए कैटास्ट्रॉफिक होगा। इजराइल का टेक्नोलॉजिकल एज ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ईरान की रिटेलिएटरी कैपेसिटी इजराइल के डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर सकती है और अनप्रेसिडेंटेड कैजुअल्टीज का कारण बन सकती है। इसका इकोनॉमिक फॉलआउट ग्लोबल होगा। तत्काल भविष्य ब्रिंकमैनशिप का लगता है, जिसमें हर पक्ष दूसरे के रिजॉल्व को टेस्ट कर रहा है। डिप्लोमेसी स्टॉल्ड लगती है और आइडियोलॉजिकल डिवाइड पहले की तरह ही चौड़ा है। जब तक डी एस्केलेशन का रास्ता नहीं मिल जाता, मिडिल ईस्ट के ये दो टाइटन एक अनऑल्टरेबल कोलिजन कोर्स पर लगते हैं, एक ऐसी ट्रेजेक्टरी जो 21वीं सदी के पहले ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने की धमकी देती है।